चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकियर है। ऑलराइट, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर हम पढ़ेंगे। थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। प्रेशर एट अ डेप्थ जो रहता है वो वाला इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ठीक है, वो वाला एक्सप्रेशन आपका जरूरी है। पैस्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट की जो एप्लीकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है इस केस में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन, बर्नौलीज इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन। बर्नौलीज इक्वेशन से एक चीज निकाली होगी जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स रहती है, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स की डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उससे भी एक ना एक क्वेश्चन आपका आता है। स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी भी जरूरी है। एसेंट फॉर्मूला इज आल्सो गुड क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है। और ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल वाली भी डेरिवेशन या क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो अच्छा चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल एक एक मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं, जिनसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे 1 रुपए का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ प्राइस वाइस नहीं मिलेगा किसी को। तो बताओ बेटा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का क्वेश्चन है। तो बताओ कि क्या सही है इसका, मतलब व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द राइट आंसर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉलिड चैप्टर इजी है बेटा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाला है। अच्छा, स्क्रीन स्ट्रक हो गई, एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों। The question says that what will be the effect of increasing temperature on angle of contact and on surface tension, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका आंसर बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट आता क्यों है, ठीक है। हाँ, 1 रुपीज की पल्स खा लेना। तो ये आपको पता है कि ये इसलिए आता है क्योंकि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेज हैं ऑन प्ले, ठीक है। इकरा की ऐसे आंखें खुल गई हैं एकदम से क्वेश्चन देख के। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस होती है ऑन प्ले, प्राइस मिल जाएगा, पहला आंसर बताओ, ठीक है। जब मिलेंगे तो ऐसे टॉफी खाते रहना। मैं बोल तो नहीं हूँ कि बच्चे अपने सामने 10 टॉफीज रखो, क्वेश्चन सही तो एक टॉफी खा लो, क्वेश्चन सही तो एक टॉफी खा लो, क्वेश्चन सही तो एक टॉफी खा लो, ठीक है। जिसका तो ऐसे बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा वेट भी बढ़ गया आपके चक्करों में। ऑल राइट, सरफेस टेंशन बच्चे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस एंड सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, है ना। वैसे स्मार्ट हुआ है, तो ठीक है, सही बोल रहे हो बेटा। इसको आप देख सकते हो कि आपकी एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि एडहेशन, एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना, ये एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी की वजह से सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट अराइज करता है ना। इसी की वजह से सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आपका अराइज करता है। यही आपकी की फैक्टर्स होती हैं। दीज आर द की फैक्टर्स इन केस ऑफ सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे, ये आपकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ये वाली आपकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज चेंज कैसे होती हैं कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका इंक्रीज करता है, सरफेस टेंशन आपकी डिक्रीज करती है, क्योंकि एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो दे आर की फैक्टर्स इन द केस ऑफ सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा प्रूफ वगैरह में भी आप लोगों को घुसना नहीं है इसके। तो यही होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका बढ़ता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो रहता है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, और अगर आप सरफेस टेंशन की बात करते हो तो सरफेस टेंशन आपकी कम हो जाती है ना। सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी रहती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है इफ यू आर इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। इज दिस ओके गाइस? अभी ज्वाइन किया है बेटा। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन दोनों आपके ना एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हो तो वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? इज दिस ओके? एडहेसिव और कोहेसिव में ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप सेम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हो तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है उसको आप कोहेजन से रिप्रेजेंट करते हो, वो कोहेसिव फोर्स होती है। और एडहेशन का मतलब है कि अगर आपके पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे से बॉन्ड कर रहे हैं, तो वो आपके एडहेशन, उसको हम रेफर करते हैं, ठीक है। तो अलग मॉलिक्यूल्स मतलब एडहेशन, सिमिलर मॉलिक्यूल्स मतलब कोहेजन। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे बच्चों। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 मार्क वाले को यार 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क मिल जाएगी, ठीक है, या तो फिर टॉफीज या फिर डेयरी मिल्क, ये सब अपने आप तुम खुद लेके रख लो, और जैसे जैसे आंसर क्वेश्चन सही होता है वैसे वैसे खाते रहो।
सबसे बढ़िया, आप लोग भी मोटिवेटेड रहोगे, मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी, सब लोग ऐसे बच्चे शुगर हाई पे हो जाओगे तो सब लोग ऐसे रेस्पॉन्सिव हो जाओगे। अब बिरयानी की एक एक गस्सी खाते रहो, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी अगला क्वेश्चन आ जाओ। अभी विजिबल ही नहीं हो रहा, मैं अगले क्वेश्चन पे चली जाती हूँ कि ऐसे स्टाइल से अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और मेरी स्क्रीन टक जाती है। हाँ अगला क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है क्वेश्चन? बताओ इसका क्या आंसर होएगा बेटा। हाँ गलत हुआ तो गरीबों में बांट देना, गलत हुआ तो साइड में रख देना, मेरे घर पे ऐसे भिजवा देना, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है। बेटा सेम मॉलिक्यूल्स के केस में कोहेजन कहते हैं, अलग मॉलिक्यूल्स के केस में एडहेजन कहते हैं। ठीक है, बताओ इसका क्या सही आंसर है। डैम्स, अगर आप वाटर रिजर्वोयर की बात करते हो, वाटर रिजर्वोयर का है जहाँ पे पानी आपका स्टोर किया जाता है। तो वो वाटर रिजर्वोयर्स में जो नीचे वाला बॉटम एरिया है ना, वो जो है वो आपका बड़ा होता है, वो आपका काफी मोटा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर साइड। सो व्हाई डज दिस हैपन? व्हाई डज दिस हैपन? हाँ शिवानी सही बोल रहे हो, वो ठीक है, अब मैं कहाँ से भिजवाऊँ इतने सारे बच्चों को। तो नीचे वाला, लेकिन सही बोल रहे हो, मोर प्रेशर। आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर ये रिजर्वोयर है, अगर ये आपके पास ऐसे ये बीकर आपका रिजर्वोयर की तरह एक्ट कर रहा है जिसके अंदर पानी है, जिसके अंदर पानी है, तो ऊपर तो आपको खाली पी एटमोस्फियरिक लग रहा है, ऊपर तो खाली आपका पी एटमोस्फियरिक लग रहा है। अगर इस पानी की जो डेप्थ है वो एच के बराबर है, तो इसकी वजह से भी तो प्रेशर लगता है ना। तक है, अगर ये पानी की डेप्थ एच के बराबर है तो इसकी वजह से भी तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? पी एटमोस्फियरिक प्लस रो जी एच। ये क्लियर है? पी एटमोस्फियरिक प्लस रो जी एच हो जाएगा। सो प्रेशर इन प्रेशर इन लिक्विड प्रेशर इन लिक्विड्स इंक्रीजेस विद डेप्थ, इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो इसी का रीजन ये है कि ताकि जो दीवारें हैं उनमें कुछ दरार वगैरह ना आए, उनमें कुछ क्रैक्स नहीं आए, इसीलिए जो रेजर्वॉयर की नीचे वाली बॉटम वॉल्स होती है ना, वो आपकी हेवियर बनाई जाती है। इज इट ओके गाइस? थिकर वॉल्स जो है, थिकर वॉल्स, इसको लिख लोगे ना थोड़ा सा इंग्लिश में सजा सुजू के, थिकर वॉल्स कैन विथस्टैंड हायर प्रेशर, तो दैट इज व्हाई नीचे वाला कैन विथस्टैंड हायर प्रेशर। सो दैट इज व्हाई आपकी जो बॉटम वॉल्स होती हैं वो थिक बनाई जाती है। इज इट ओके? थोड़ा सा सजा सुजू के लिखना है और कुछ नहीं करना है इसके बाद क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा लंबा ही मत कर देना कि पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया इस पे। 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3-4 लाइनों में सफिशियंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो। आगे चलूं? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पहले देखा होगा। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट इन अ ह्यूमन बॉडी एट हाई ऑल्टीट्यूड? तो अगर आप ऊपर चले जाओगे ना, ऐसे अगर आप ऊपर चले जाओगे वहां पर किसी पहाड़ वहाड़ पे, तो अगर कुछ कट वगैरह लग जाता है तो खून निकलता रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग इन दैट केस। सो व्हाई डज दैट हैपन? व्हाई डज दैट हैपन? ब्रेथ के अकॉर्डिंगली ड्यू टू लो प्रेशर, ठीक है। हाँ हाँ, तो 1-2 लाइन लिखनी है, वही तो बोल रही हूँ, उसमें क्या इतना मत सोचो, ब्रेथ वगैरह, लाइन पे फोकस करो। लो प्रेशर, लो प्रेशर। हाँ नंबर नहीं काटेंगे, करना अच्छे से, राइटिंग वगैरह लिखना बेटा। ऑल राइट, तो सही बोल रहे हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो प्रेशर रहता है हाई ऑल्टीट्यूड पे वो कम होता है ज्यादा होता है? प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, है ना? प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, ये चीज पढ़ी होगी सब बच्चों ने। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से अब क्या हो रहा है, अगर किसी इंसान को कुछ कट वगैरह लग रहा है, अगर किसी इंसान को, हाँ बेटा सही बोल रहे हो आप। ठीक है, प्रेशर जो होता है वो आपका कम हो जाता है जब जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जो आपका ब्लड का प्रेशर है, जो आपका ब्लड का प्रेशर है और जो आपका सराउंडिंग्स का प्रेशर है, उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, देयर इज ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस, दैट इज हाउ यू कैन राइट इट, देयर इज ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर, जो आपके ब्लड प्रेशर होती है, ब्लड प्रेशर को बीपी भी कहा जाता है, बिटवीन ब्लड प्रेशर, स्टक है बेटा एक सेकेंड, इसको आप मेरे इससे भी लिख लो, देयर इज ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी रीजन की वजह से अब ब्लड का काम रहेगा कि वो बाहर निकलता रहे, बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से अब ब्लड चाहेगा, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो आपका जो फ्लो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ब्लीडिंग को स्टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, जो बॉडी का प्रेशर होता है, बॉडी के अंदर भी तो प्रेशर होता है ना, बीपी मेजर करते हो ना, ब्लड प्रेशर ही तो मेजर करते हो। तो जो ब्लड का प्रेशर है और एटमोस्फियरिक प्रेशर है उसके बीच में डिफरेंस ज्यादा हो गया ना, तो प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से ब्लड जो है वो कंटिन्यूअसली आपका फ्लो करता रहता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट इन ह्यूमन बॉडी एट हाई ऑल्टीट्यूड। इज दिस ओके गाइस? ओके ओके, चलूं अगले क्वेश्चन पे। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन फटाफट से वाइंड अप करेंगे, फिर लंबे वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे, उसमें टाइम स्पेंड करना फायदा है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? पायल बेटा एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बच्चा। हाँ सेंचुरी हो गई तभी मैंने ऐसे माइक बंद कर रखा था, वरना दिक्कत आती है बच्चों को। अब ये क्वेश्चन देखो यार, 15 मिनट ना क्लास के खत्म भी हो गए, अब 1 घंटा बचा है। मेरे को तो समझ नहीं आता कि तुम्हारी क्लास में कहाँ से जा रहा है टाइम, कहाँ गायब हो रहा है। ठीक है, डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड इन अ वेसल इन फ्री फॉल? सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये बताओ। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? अगर आप किसी पानी, मतलब किसी भी बॉडी को पानी में डालोगे तो वो कुछ अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और ये जो अपवर्ड होगी, अपवर्ड फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रही है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। यही कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है। तो अब अगर मैंने किसी पानी को नीचे फेंक दिया, वो फ्री फॉल के अंदर मस्त वेसल के अंदर घुस रहा है, तो क्या यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्ट करेगा या नहीं करेगा? है ना, बताओ। तो इसका आंसर है बेटा नो। दी आंसर, सबसे पहले ये चीज समझो कि इसका आंसर नो है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर आप फ्री फॉल के बारे में बात कर रहे हो ना, तो फ्री फॉल के वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रेविटी लगी नहीं रही। मेरी जो बॉडी है उस केस में उसको हम वेटलेसनेस कहते हैं, इसको वेटलेसनेस भी कहा जाता है। बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड इन अ वेसल इन फ्री फॉल? अगर आपका कोई भी चीज है जो फ्री फॉल कर रहा है, जिसमें फ्री फॉल हो रही है, तो उसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड होएगा या नहीं होएगा? तो इस सिचुएशन में होता क्या है बेटा, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करते हो, तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जरूरत होती है, तभी तो आपकी वो बॉयंट फोर्स लगती है ना। अब इस केस में क्या होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री फॉल, तो आपकी वेटलेसनेस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है वेसल के अंदर। ठीक है, एक वेटलेसनेस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम जीरो। इसको जीरो ग्रेविटी भी कहा जाता है, इस कंडीशन को जीरो ग्रेविटी कंडीशन भी कहते हैं। इस केस में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है बॉडी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। यहाँ पे आपका बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, बॉयंट फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बॉयंट फोर्स जो हमने पढ़ी है ना कि बॉयंट फोर्स एग्जिस्ट करती है, अपवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो वाली जो फोर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बॉयंट फोर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इज दिस ओके गाइस? अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, ओके है मैम। इतना ही लिखना है, ये 1-1.5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें इतना ही लिखना है आपको, सफिशियंट है। हाँ सही बोल रहे हो छाया बेटा, एकदम। फिर से बता दूं बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई वेसल है, वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, वो फ्री फॉल के अंदर है, तो वहां पे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों होल्ड नहीं होता? ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पर आपका फ्री फॉल अगर हो रहा है तो आपकी वेटलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, फ्री फॉल अगर आपका हो रहा है तो आपकी वेटलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसको हम जीरो ग्रेविटी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी जीरो ग्रेविटी कंडीशन हो जाती है, देयर इज नो नॉर्मल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड्स, तो ये वेटलेसनेस वाली कंडीशन हो जाती है। तो इस रीजन की वजह से आपकी जो नेट ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो कर ही नहीं रही यहाँ पर एक्ट, उसको हम जीरो ग्रेविटी कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि ये वेटलेसनेस हो गई। ठीक है, हाँ वेटलेसनेस का टॉपिक डिलीटेड है, तभी ये फ्लूइड्स के अंदर क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रही हूँ, वरना फायदा नहीं रहता इसका। ठीक है, फैक्ट्स का मतलब क्या है, मतलब अब ये फैक्ट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको बेटा? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आगे चलो मैम। ऑल राइट, आगे चला जाए। चलो, ये वाला तो क्वेश्चन आपके पेपर का ही है, ये वाला जो अगला क्वेश्चन है ये आपके पेपर का ही है। ऑयल इज स्प्रिंकल्ड ऑन सी वेव्स टू काम देम। बहुत सारे बच्चे ये मेरे से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रही हूँ।
ठीक है बेटा, बॉयंट फोर्स अपवर्ड फोर्स लगती है ना आपकी, अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर होती है तो, है ना शिवानी बेटा? बॉयंट फोर्स जो होती है वो अपवर्ड फोर्स लग रही है ना किसी बॉडी के अंदर, विस्कस फोर्स कहते हो, मतलब बॉयंट फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स तो दूसरी होती है। बॉयंट फोर्स लगती है ना अगर आप किसी बॉडी को डाल रहे हो तो पानी की वजह से, फ्लूइड की वजह से वो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। हाँ कुछ नहीं होता बेटा, आप एग्जाम तो आएंगे, फिर एग्जाम चले जाएंगे तो टेंशन कम हो जाएगी। इसका आंसर तो बताओ, इसका आंसर तो सब बच्चे मेरे से पूछ भी चुके। इसका आंसर क्या है? जो आपकी सरफेस टेंशन रहती है, सरफेस टेंशन ऑफ सी वाटर, जो सरफेस टेंशन होती है ना सी वाटर की, इट इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ ऑयली वाटर, इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ ऑयली वाटर। तो अब इसकी वजह से लेकिन हो क्या रहा है, ठीक है यार, सरफेस टेंशन ज्यादा है जो सी वाटर की है एज कम्पेयर टू ऑयली वाटर, तो उसकी वजह से है क्या? तो बेटा होता क्या है, जब आपकी ब्रीज चल रही है तो क्योंकि सरफेस टेंशन ऑयली वाटर की कम है, तो जो ये ब्रीज है ना, वो खाली जो वो ऑयल वाला लेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, जो ये ऑयली वाटर होगा इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी ब्रीज, दी ऑयली वाटर गेट्स पुल्ड, ड्यू टू द सी ब्रीज, ड्यू टू सी ब्रीज, सी ब्रीज ही कह सकते हैं ना। तो जो भी आपकी ब्रीज चल रही है उसकी वजह से जो ऑयली वाटर रहेगा ना, ब्रीज माने हवा, जो भी आपकी हवा चल रही है सी वेव्स के कार्य में चल रहा है, तो जो आपकी डायरेक्शन है सी ब्रीज की उसके अंदर आपका जो ऑयली वाटर है वो खींचेगा, और जो सॉल्ट वाटर है जो इसके नीचे वाला जो आपका पानी का लेयर है, जो आपका सॉल्ट वाटर का लेयर है, जो सी वेव्स है वो काम हो जाएगी क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही होंगी। ठीक है, ये समझ में आया? तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि क्योंकि सरफेस टेंशन ऑयली वाटर का कम होता है, तो वो जो ऑयली वाटर है उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो सी ब्रीज की तरफ जहां पे हवा चल रही है उस डायरेक्शन में मूव करे। तो जो सी वेव्स है एक्चुअल में जो सी वाटर की बनी हुई है वो वाली वेव्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से वो काम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? सही बोल रहे हो बेटा आफरीन, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ सी वाटर। तो जो नेट फोर्स है वो आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है कि सी वेव को काम कर देगी। ठीक है, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के पेपर में भी एडेड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट इन किया है। चलो तो अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये 1 मार्कर्स में बोल रही हूँ, सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? तो बताओ इसके डायमेंशंस, बच्चे पूछते हैं डायमेंशन एनालिसिस कैसे करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आपको लिखनी है। यहाँ से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी रिवाइज हो जाने चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है हमारे पास, और हमारे पास सरफेस टेंशन है, तो इसकी आपको डायमेंशन बतानी कितनी है। अगर मैं ऐसे बुरी टीचर होती ना तो मैं आपको डायरेक्टली दे देती कि बेटा ये इसका आंसर है, फिर बच्चे उसको रट लेते फिर पेपर में लिखाते, बट मैं ऐसे थोड़ी ज्यादा अच्छी टीचर हूँ तो मैं ट्राई करूंगी कि नहीं, आप पहले एक्सप्रेशन निकालो। कैसे यूज करते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कैसे आती है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या वैल्यू होती है? ईटा की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, यही होती है। तो यहां से इसकी डायमेंशन आ जाएगी, इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, फोर्स की कितनी होती है आप लोगों को पता है? अच्छा स्टक है स्क्रीन। फोर्स की होती है mL/1 T/-2। एरिया की आप लोगों को पता है L²। वेलोसिटी की होती है LT/-1। यू हैव टू डिवाइडेड बाय T/1, क्योंकि नहीं सॉरी T/1 नहीं, यू हैव टू डिवाइडेड बाय dV/dx है ना, तो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय L। तो इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगी ईटा की आंसर, ईटा की डायमेंशन निकाल लोगे, ईटा की डायमेंशन निकल जाएंगी। ईटा की डायमेंशन आएगी आपकी m1L/-1 T/-1। इज दिस ओके गाइस? स्क्रीन स्टक थी, समझ नहीं आया बेटा? ईटा का ये एक्सप्रेशन होता है, आपका पढ़ा है ना कि जो विस्कस फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वहीं से तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन आता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना हो गया? फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, mL/T-2। ठीक है, एरिया की डायमेंशन हमने लिख दी L², एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका L² के बराबर हो गया। वेलोसिटी की होती है LT/-1। लेंथ dx जो है वो आपकी लेंथ है, तो यहाँ पर L आ गया। जब ये काटोगे पीटोगे तो आंसर आ जाएगा ना।
सरफेस टेंशन होता क्या है मुझे पहले ये बताओ, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है भाई, पढ़ा है ऐसा कुछ? सरफेस टेंशन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो निकाल लोगे इसकी भी डायमेंशन, तो ये तो इजी हो जाएगा ना। हाँ प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। फोर्स मल्टीप्लाइड होता है डिवाइड होता है? एफ बाय एल होता है। आई थिंक इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। नो, डिवीजन है मल्टीप्लीकेशन है? मैंने ऐसे मल्टीप्लीकेशन क्यों लिख रखा है फिर? सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, सरफेस टेंशन इज दी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल फोर्स को वो रेजिस्ट करता है ना, एक्सटर्नल फोर्स को वो रेजिस्ट करता है। सो यस आई थिंक दैट सही बोल रहे हो आप लोग, इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, एफ बाय एल होता है आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने अपने में कैलकुलेशन गलत से कर ली, मिटा दिया जाए इसको। तो फोर्स को डिवाइड कर दोगे लेंथ से, आंसर आ जाएगा। फोर्स अपॉन लेंथ कर दिया, ये टेढ़ा करके लिख दिया मैंने। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी रेज टू -2। सरफेस टेंशन में लेंथ को डिवाइड कर दोगे, डायरेक्टली आपके पास एम टी -2 आ जाएगा। स्टक नहीं है बेटा, विजिबल है। जिशान मुस्कान, जिशान नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। विजिबल है बच्चा स्क्रीन। अगर स्क्रीन स्टक हो रही है तो बेटा एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, आपके इंटरनेट में दिक्कत है, क्योंकि स्क्रीन विजिबल है बेटा अभी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। यार स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों को? कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? इज द स्क्रीन ओके गाइस? लेट मी कम बैक टू द मीटिंग। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है, तो इस तरीके से यार आप किसी का भी निकाल सकते हो। यहाँ से आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का भी थोड़ा सा हो गया है मामला, कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन की भी बात सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले बच्चों। स्टक नहीं है बेटा, विजिबल है। अभी अगला क्वेश्चन दिख रहा है समीर? बेटा डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, डीवी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। इज दैट ओके? चलो अब इसका आंसर बताओ क्या होता है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इसका आंसर क्या होता है बच्चों? हाँ बेटा, सरफेस एनर्जी जो होती है वो आपकी F/2L आती है। ठीक है, सरफेस एनर्जी मैंने अभी देखा आपका क्वेश्चन, सरफेस एनर्जी जो होती है वो आपकी F/2L आती है बेटा। ठीक है, सरफेस एनर्जी आप एनर्जी अपॉन एरिया भी बोल सकते हो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका एक्सप्रेशन भी आपका F/2L के बराबर आता है। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रेशर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सरफेस टेंशन बेटा F/L के टर्म्स में आता है। ठीक है, सरफेस टेंशन आपका फोर्स अपॉन लेंथ के फॉर्म में आता है। तो बर्नौलीज थ्योरम बोलता क्या है? बर्नौलीज थ्योरम बताना। अगर आपकी हाइट सेम है तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर मस्ट बी अ कांस्टेंट। दिस इज व्हाट बर्नौलीज थ्योरम टेल्स अस। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, उसका याद क्या रखना है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब लो वेलोसिटी, हाई प्रेशर मतलब लो वेलोसिटी, और लो प्रेशर मतलब हाई वेलोसिटी। अगर आपकी कहीं पे हाई वेलोसिटी है तो वहां पे आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और जहां पे आपकी लो वेलोसिटी होती है वहां पे आपका हाई प्रेशर एरिया रहता है। तो यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपके पास दो शिप हैं जो पैरेलल डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे से काफी पास में है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, क्यों? ये आपकी दो शिप है बेटा, ये आपकी दो शिप है, ये दोनों काफी हाई वेलोसिटी से चल रही हैं, काफी हाई वेलोसिटी से चल रही हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा ये कम प्रेशर का एरिया होगा। दिस एरिया जो ये शिप्स के पास में है, प्रेशर ऑन दी अदर साइड ऑफ बोट जो है, वो आपका लो प्रेशर एरिया बनेगा। ये सही है? ये आपका लो प्रेशर एरिया बन गया। ठीक है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी बहुत हाई है। और ये जो बीच वाला आपका प्रेशर है, ये जो आपका बीच वाला प्रेशर है, यहां पर आपका कुछ प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ये जो आपका बीच वाला एरिया है, इसकी वजह से कुछ प्रेशर डिफरेंस आ जाना चाहिए। यस,
बेटा ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन होती है, ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन होती है। बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ी होगी ना, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रो जी एच वाली टर्म भी आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अब पानी की बात करती हूँ, ठीक है, ये तो चलो वेलोसिटी से चल रही है। अगर मैं पानी की बात करूं तो यहां पर जो पानी चलेगा उसकी भी वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई होगी। तो ये जो है ये आपका लो प्रेशर एरिया हो जाता है, ये आपका लो प्रेशर एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की वेलोसिटी बहुत हाई होती है। और ये जो दूसरी साइड पे है वो आपका हाई प्रेशर एरिया होता है। ये जो दूसरी साइड है जहाँ पे पानी है वो आपका हाई प्रेशर एरिया होता है, वहां पे पानी इतना तेज नहीं चल रहा होता। यहाँ पर तो दोनों की दोनों शिप्स की वजह से पानी की जो वेलोसिटी है वो एक डायरेक्शन में पुश हो रही है। तो ये आपका लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो जिसकी वजह से अब आपका प्रेशर डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपकी शिप्स जो है दे विल गेट अट्रैक्टेड, शिप्स गेट अट्रैक्टेड। बेटा रो आपकी डेंसिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो पानी है उसकी डेंसिटी है, वी आपकी वेलोसिटी है, पी आपका प्रेशर है। ये मैं तब लिख रही हूँ जब हम एच वाली टर्म को नहीं देख रहे हैं। हाँ डेरिवेशन भी है इसकी। इज दिस ओके गाइस? जो प्रेशर है शिप्स की बाहर वाली साइड पे वो हाई प्रेशर रहता है, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा नहीं होती। अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें जो पानी की वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है। सो दैट इज वाई अब हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया की वजह से ये जो शिप है वो आपकी ट्राई करेंगे कि कम हो जाए। शिवानी बेटा रो आपका डेंसिटी होता है, ये रिप्लाई कर दिया, ये रेशम ने, पिकाचू, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, मुस्कान ने भी रिप्लाई कर दिया, बच्चा डेंसिटी होता है बेटा। ये क्लियर है क्वेश्चन? इज इट ओके गाइस? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा फास्ट इसलिए करती हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो अब इसमें बताओ क्या हो रहा है बेटा। अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब है जिसकी हाइट थोड़ी छोटी है, इनसफिशिएंट लेंथ है, उसको आप लिक्विड में डिप कर रहे हो तो क्या होगा? हाँ वी वेलोसिटी है बच्चा, रो आपकी डेंसिटी है। मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी बर्नौलीज इक्वेशन का यूज हो रहा है। आपकी दो शिप्स हैं जो पैरेलल डायरेक्शन में चल रही हैं, अगर वो एक दूसरे के पास होती हैं तो तब ना आपका अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करती हैं वो वाली जो लिप्स हैं। ठीक है, वो वाली जो शिप्स हैं वो आपकी अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपकी शिप्स मूव कर रही हैं तो दोनों साइड पे, जो बाहर वाली साइड है शिप की, वहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है और उनके बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। ठीक है बेटा, ये बर्नौलीज इक्वेशन से देखो ना, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, है ना शिवानी बच्चा? ये चीज हमने पढ़ी थी बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम में। हाँ इसकी डेरिवेशन भी है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, अगर वहां तक हम पहुंचे उस क्वेश्चन तक, वो लंबे क्वेश्चन में आएंगी। इसकी डेरिवेशन आप लोग करो, मैंने अपने नोट्स में भी दे रखी है, अच्छी डेरिवेशन है इसकी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जब मैं ऐसे स्कूल में थी तो मेरी डेरिवेशन ये डायरेक्टली आ गई थी। हाँ बर्नौलीज का बेटा। ऑल राइट, वेरी गुड रुचि, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इजी है इसकी डेरिवेशन, थोड़ी लंबी है बट इजी है, मतलब तीनों की तीन आपको एनर्जीज निकालनी है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है बेटा आपका। हाँ आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। ठीक है, आपकी कैपिलरी अब इनसफिशिएंट लेंथ की है। कैपिलरी में कुछ एक्सप्रेशन पढ़ा होगा ना सब बच्चों ने, एसेंट फॉर्मूला, इसकी भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एसेंट फॉर्मूला जो है उसकी भी डेरिवेशन आनी चाहिए आप लोगों को। एसेंट फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ये हाइट होती है इट इज इक्वल टू 2t अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी। यहां से ना एक्सप्रेशंस भी रिवाइज कर लो। ठीक है, एसेंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि हाइट इज इक्वल टू 2t मल्टीप्लाइड बाय आर रो जी। तो इसका मतलब है कि h मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2t अपॉन रो जी। दिस शुड रिमेन कांस्टेंट, दिस वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट। इज दिस ओके गाइस? दिस वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट, जो आपकी एच आर की वैल्यू होती है ना, एच आर आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका जो आर है, व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस। आर आपका रेडियस ऑफ मिनिस्कस के बराबर होता है। ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस। एच जो है आपकी, एच इज हाइट टू विच द लिक्विड राइजेस। यहाँ से ये एक्सप्रेशन भी बच्चों का रिवाइज हो गया होगा, हाइट टू विच लिक्विड राइजेस होता है आपका एक्सप्रेशन एच का। इकरम बेटा हैंड रेस कर रखा है, जिसको डाउट है ना सब लोग चैट बॉक्स पे लिख दो। जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा। तो अब अगर आपकी जो ट्यूब है ना वो सफिशिएंट हाइट की नहीं है तो क्या होगा, जो रेडियस होता है वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो जाता है।
अगर आपकी जो ट्यूब है दैट इज नॉट ऑफ सफिशिएंट हाइट, देन द रेडियस ऑफ द ट्यूब विल इंक्रीज अ लिटिल बिट, और आपका होता क्या है, जो आपका लिक्विड है वो ट्यूब के टॉप तक जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा, इसका रेडियस राइज होगा, तो इसकी वजह से जो उसका हाँ कॉन्केव साइड बन जाएगी, जो आपका लिक्विड है वो ऊपर गया और ब्रिम के ऊपर स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो जो रेडियस है मेनिस्कस का, रेडियस ऑफ मेनिस्कस की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है अगर आपकी हाइट सफिशिएंट नहीं है तो। रेडियस ऑफ मेनिस्कस एडजस्ट सच दैट जो आपका प्रेशर है कॉन्केव साइड पे, सच दैट प्रेशर एट कॉन्केव साइड becomes equal to pressure exerted by the column, ताकि आपका जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो ना हो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम, लिख दोगे इस तरीके का आंसर अगर आया तो। ये यहां से एक्सप्रेशन भी लिख देना, एचआर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो क्योंकि आपकी जो हाइट है वो सफिशिएंट नहीं है, तो जो रेडियस है मेनिस्कस का वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जो ब्रिम है उस तक आपका जो सारा का सारा चीज है वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं बेटा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका एसेंट फॉर्मूला होता है, ये आपको एच आर और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, एच आपका जो एच होता है दैट इज द हाइट टू विच द लिक्विड विल राइज, आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, रो आपकी डेंसिटी है, टी आपकी सरफेस टेंशन है, जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अरे कॉस थीटा मैंने अभी नहीं लिया, कॉस थीटा वाली मैंने छोड़ दी, ये वाली चीजों पे आपका डिपेंड कर रहा है मामला। ठीक है, स्टक नहीं है बेटा, इसके आगे मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी, मुस्कान बच्चा, कृतिका बच्चा। ठीक है, अभी इसके आगे मैंने ये चीज लिखी नहीं है, टी आपकी सरफेस टेंशन होती है बेटा। ठीक है, टी आपका सरफेस टेंशन होता है, तो जो ये कॉनकेव साइड है, बिल्कुल सही बोला रुचि ने कि जो प्रेशर एट कॉनकेव साइड है वो आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम के इक्वल हो जाएगा, और आपका जो रेडियस है मेनिस्कस का वो ऊपर जाकर एक ऐसे लेयर सी बना लेगा ताकि आपका जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो ना करे। इज इट ओके गाइस? यस मैम। बेटा ट्राई करते हैं कि वो भी डिराइव करवा दूं, वरना ये डेरिवेशंस जो है, डेरिवेशंस इजी है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं, तो एक बार ये वाली चीज आप क्वेश्चन से समझो, चैप्टर बेटर रहेगा थोड़ा सा। डेरिवेशन इसकी बर्नौलीज थ्योरम, एसेंट और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की सीधी सीधी डेरिवेशन है। चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि क्लास के एंड में अगर टाइम बचता है तो वो डेरिवेशन भी डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, अब एक बार बताओ ये वाली चीज हम कैसे निकालते हैं, ये वाली चीज में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टर्मिनल वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी गाइस? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हो, v इज इक्वल टू 2r² अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा, 9 थोड़ा अजीब सा हो गया, 2r² अपॉन, एक सेकेंड, अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा, मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस सिग्मा, मल्टीप्लाइड बाय जी, है ना, यहाँ पर आर जो है वो आपका रेडियस हो गया। ठीक है, जो आपका मीडियम है उसकी डेंसिटी आपकी रो के बराबर हो गई, जो आपका मीडियम है उसकी डेंसिटी आपकी, चलो सिग्मा माइनस रो कर देते हैं, वो बच्चों को इजी रहेगा समझना, सिग्मा माइनस रो कर देते हैं। ठीक है, रो जो है वो आपकी डेंसिटी हो गई मीडियम की, और जो आपकी बॉडी है उसकी डेंसिटी हो गई सिग्मा। ठीक है, जो आपकी बॉडी है जो फॉल कर रही है उस मीडियम से, उसकी डेंसिटी हो गई सिग्मा, ईटा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, जी जो है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। स्टक है अभी, विजिबल है बच्चों? ठीक है, ईटा से पहले मैंने 9 लिखा है, आज मेरा 9 पता नहीं सीधा नहीं बन रहा, टेढ़ा सा बन रहा है। हाँ ये 9 सही है। ठीक है, यही एक्सप्रेशन आता है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ बॉल ए इज हाफ दैट ऑफ बॉल बी, जो टर्मिनल वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, which means that terminal velocity is directly proportional to diameter का स्क्वायर, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। इतनी ही डेरिवेशन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो रेशम बेटा, इतनी सी डेरिवेशन है एसेंट फॉर्मूला की। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर आता है बेटा हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए रहेगी, अगर मैं उसका रेशियो ले लेती हूँ, इट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए अपॉन डायमीटर ऑफ बी का होल स्क्वायर।
तो यहां से आंसर आ जाएगा बेटा, यहां से आंसर आ जाएगा रो आपका मीडियम की डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है बच्चा, और सिग्मा जो है वो आपकी बॉडी की डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेरिवेशन बढ़िया है, डेरिवेशन सिंपल है, एक डायग्राम बनाना है, काम हो जाएगा। ऑलराइट, अब आपको गिवन है कि डायमीटर ऑफ बॉल ए इज हाफ दैट ऑफ बॉल बी, डायमीटर ऑफ बॉल ए इज हाफ दैट ऑफ बॉल बी, तो मतलब इन दोनों का जो रेशियो है डी ए अपॉन डी बी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि वी ए अपॉन वी बी विल बी इक्वल टू 1/4। स्टक हो गई क्या? ऐसे सही बता रही हूँ, मेरा ऐसे क्वेश्चन खत्म होने वाला होता है उस टाइम पे स्क्रीन स्टक हो जाती है, मेरा ऐसे क्लाइमैक्स ढंग से नहीं हो पाता। अभी ठीक है बेटा, सिंपल है ये वाली चीज भी। बेटा v आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, v इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है उसका डेफिनेशन बताना, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? बेटा वो ऐसा डायग्राम नहीं बनता कि आपकी इस तरीके से है, ये आपका थीटा बन जाएगा, या यहां तक आपकी राइज कर गई तो वो आर की वैल्यू आप दिखा सकते हो, वो वाला डायग्राम बनाना है और ये डेरिवेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। एसेंट वाले में बता रही हूँ बेटा, वो डायग्राम रेशम बना के दिखा नहीं सकती ना, है ना, ये वही होती है जैसे हमने रेन ड्रॉप का एग्जांपल लेके समझा था इसको क्लास में, कि अगर पानी की बूंदें गिर रही है तो उनपे कंटिन्यूअसली ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से पानी की बूंदें नीचे आके बहुत ज्यादा जोर से हमें लगनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि विस्कोसिटी भी लग रही है, हमारी स्टोक्स लॉ भी लग रहा है, सारी की सारी चीजें लग रही हैं। ठीक है, अपवर्ड बॉयंट फोर्स भी एक्सपीरियंस होती है, तो एक पॉइंट पे आके आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था इन सारी फोर्सेस को बैलेंस करके। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आती है 2r² डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा सिग्मा माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय जी। आर आपका रेडियस होता है, जो आपका हम स्फेरिकल बॉडी कंसिडर कर रहे हैं उसका रेडियस हो गया आर। ईटा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच योर बॉडी इज मूविंग। सिग्मा होता है आपकी डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, अगर बारिश इतनी तेज होगी, बारिश की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ना, जी की वेलोसिटी, जी के हिसाब से भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लग रही है, तो सोचो ना क्या ऐसे बुलेट की वेलोसिटी से नीचे आके लगेगी सब लोगों के सर पे, तो ऐसा नहीं होता ना, बहुत ऐसे कुछ कितनी यार सेंटीमीटर के आसपास, सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वेलोसिटी देख रहे हो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, विच मींस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। जब आप रेशियो लोगे दोनों का, तो क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि डायमीटर इज हाफ ऑफ बॉल बी, तो दोनों का रेशियो आपका हाफ के बराबर है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आफरीन अपडेटेड है बेटा। क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस? यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, अगला क्वेश्चन आपका रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर है। रेनॉल्ड्स नंबर नाम की कोई चीज पढ़ी है? रेनॉल्ड्स नंबर नाम की कोई चीज पढ़ी है? रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा ही नहीं है बच्चों ने? क्यों नहीं पढ़ा है भाई? रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है ये बताओ। व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको। बेटा सब बच्चों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी वैल्यू लिख लो। आर होता है आपका रो वी सी डी अपॉन ईटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी टर्म्स क्या है इसको भी आप लिख सकते हो। रो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा स्टक है, ठीक है, रो होती है आपकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डी होता है आपका डायामीटर, डी होता है आपका डायामीटर। वीसी होती है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी होती है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी। और ईटा क्या होता है आपका? ईटा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो यस, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो आर होता है इट इज आल्सो इक्वल टू इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। इसको इसी तरीके से बताया जाता है कि इट इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स divided by viscous force. So it is a dimensionless quantity, it is a unitless quantity because you are dividing two types of force. और इसकी significance क्या है कि R की वैल्यू से आप लोगों को पता चलता है, वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर tells you if the flow will be streamline or turbulent, है ना? if the fluid flow if the fluid flow is streamline or turbulent. Is this okay guys?
स्टक है? तो जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी सिग्निफिकेंस यही है कि वो आपको ये बताता है कि जो फ्लूइड फ्लो रहेगा वो आपका स्ट्रीमलाइन रहेगा या फिर टर्बुलेंट रहेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी की भी वही सिग्निफिकेंस है कि किस वेलोसिटी के बियॉन्ड आपका जो फ्लूइड का फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा, वो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अगर आपकी ये जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है वो आपकी 2000 तक के आसपास की होती है तो आपका फ्लूइड स्ट्रीमलाइन होता है। इसके ऊपर की वैल्यू अगर होती है 3000 के ऊपर होती है तो आपका जो फ्लूइड है वो टर्बुलेंट होता है। इज इट ओके गाइस? बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर भी लिखा होगे? यस मैम, ऐसे सारे टॉपिक्स फ्लूइड चैप्टर के रिवाइज हो गए होंगे अभी तक कि हाँ मैम ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, कुछ याद आ रहा है, ये वाले सारे टॉपिक्स हमने स्टडी कर रखे हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे भी आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की बात हो रही है, पॉइजलीज फॉर्मूला की बात हो रही है। हाँ, लिक्विड का फ्लो अनस्टेबल रहता है 2000 से 3000 में। अनस्टेबल मतलब दोनों का मिक्स रहता है, ऐसे स्ट्रीमलाइन का भी टर्बुलेंट का भी। ठीक है, लास्ट स्लाइड देख लो बेटा। सेकंड, फिर से मेरी स्क्रीन रुक गई है शायद। विजिबल है बच्चों लास्ट स्लाइड? ठीक है, सिंपल है, रेनॉल्ड्स नंबर आपका सिंपल है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल राइट, तो चलो अब ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताओ कैसे करेंगे, हाउ विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चन? कुछ ऐसे पॉइजलीज फॉर्मूला टाइप का पढ़ा था बच्चों ने? पॉइजलीज फॉर्मूला पढ़ा था बेटा? बेटा वैल्यू भी लिख देते हैं चलो। अगर आपकी 2000 से कम वैल्यू है, लेस देन 2000, तो आपका स्ट्रीमलाइन होता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपकी, नहीं ये लेस देन 2000 ही हो गया ना, आर इज ग्रेटर देन 2000 हो गया है ना। अगर आर की वैल्यू लेस देन 2000 होती है तो आपका स्ट्रीमलाइन होता है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर होती है 3000 से तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, देन इट बिकम्स टर्बुलेंट। और इन दोनों के बीच में आपका अनस्टेबल रहता है, इन दोनों के बीच में ऐसे टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन का मिक्सचर रहता है। ठीक है, इज इट ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम जी, चलो बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज क्यू। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल्ड? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम यूज करेंगे पॉइजलीज इक्वेशन। याद है इस तरीके की कोई चीज पढ़ी है? पॉइजलीज फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों ने? यस मैम, पढ़ा तो है मैम, पढ़ी तो सारी चीजें हम बच्चों ने, तो इंटेलिजेंट हो तुम्हें पता है। 3000 और 2000 के बीच में होगी ना साक्षी, अगर तो आपकी अनस्टेबल रहती है, टर्बुलेंट और ये स्ट्रीमलाइन का मिक्सचर ऐसा रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। क्यू जो होता है इट बिकम्स इक्वल्स टू पाई पी आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो रेट ऑफ फ्लूइड है वो आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेस टू द पावर 4 एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। है ना, यही पढ़ा है सब बच्चों ने? तो यहां से अब मैं देख सकती हूँ कि अगर इनिशियली मेरा रेट ऑफ फ्लो इसके बराबर है तो फाइनली जो मेरा रेट ऑफ फ्लो आएगा इट विल बी पाई पी, रेडियस अब यहां से डबल कर दिया है। ठीक है, रेडियस हो गया आपका 2r रेस टू 4 और जो लेंथ है वो भी आपकी डबल कर दी है, तो 8 ईटा मल्टीप्लाइड बाय 2l। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे 8 का कुछ फैक्टर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय क्यू, है ना। ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी आपका यहाँ पे 8 का फैक्टर बचेगा और ये बाकी पूरी की पूरी टर्म क्यू के बराबर हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इज दिस ओके? एक बार रिपीट कर दूं, ये आपका पॉइजलीज फॉर्मूला होता है बेटा। हॉरिजॉन्टल पाइप अगर आपके पास लेंथ एल की है, रेडियस आर की है, ईटा उसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो क्यू की वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से इन्होंने क्या पूछा है कि अगर हम रेडियस को डबल कर देंगे, ट्यूब को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस को डबल कर दोगे ट्यूब के और जो लेंथ है उसको भी डबल कर दोगे तो आपका रेट ऑफ फ्लो किस तरीके से चेंज होगा। चलो इसको थोड़ा सा और फिर डिटेल में लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर लूं, पाई मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय 16 आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा मल्टीप्लाइड बाय 2l। यहां से ये कट गया, बचा 8, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 मेरे पास अगर मैं बाहर ले लूं। स्टक हो गई, विजिबल है बच्चों?
अगर हम 8 को बाहर ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू 4 divided by 8 eta L. So this was equal to the original rate of flow. This entire term was equal to the original rate of flow. तो यहां से मैं लिख सकती हूँ ना कि नया रेट ऑफ फ्लो आपका 8 टाइम्स हो जाएगा पुराने रेट ऑफ फ्लो के। बेटा विजिबल है, आई थिंक स्टक नहीं है, ठीक है। कुणाल शुभांगी अभी विजिबल है बच्चों, क्लियर है अब बेटा? ठीक है, मैं थोड़ा सा वो ऐसा शॉर्टकट ले लिया था, तो अभी क्लियर है बच्चों? यस यस यस, वेरी गुड। आगे मूव ऑन करें, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? हाँ थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। पॉइजनलीज इक्वेशन आती कहाँ से है? पॉइजनलीज इक्वेशन जो होती है वो आपको ये बताती है कि जो रिलेशनशिप है क्यू के बीच में, है ना, वो आपका प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो क्यू इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर, इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आता है आपका, जो आपका पॉइजनलीज फॉर्मूला बताता है। तो वहां से अगर आप रेट ऑफ फ्लो निकालते हो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है रेट ऑफ फ्लो का, ठीक है। तो जब आप ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे लगा रहे हो, आपने आर की जो वैल्यू है वो लिख दी, बेटा क्यू है आपका रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, जो आपका रेट ऑफ फ्लो है वो आपका क्यू के बराबर है। ऑलराइट, जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर रेडियस को मैं 4 टाइम्स, अगर रेडियस को मैं 2 टाइम्स कर देती हूँ और लेंथ भी मेरी 2 टाइम्स हो जाती है, तो रेडियस की पावर 4 के बराबर है, तो 2r रेज टू 4 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास 2l है, कट कुटा के मेरे पास 8 का फैक्टर आएगा ना, और बाकी जो बचा हुआ टर्म है, यू कैन सी दैट इट इज बिकमिंग इक्वल टू द इनिशियल रेट ऑफ फ्लो। So that means that the new rate of flow is equal to 8 times of the old rate of flow. Is it okay guys? नया rate of flow निकल गया? Yes ma'am, no ma'am? Okay? बेटा दैट इज इक्वेशन, वो एरिया इनटू वेलोसिटी ही होता है, वो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जब पढ़ा था तब पढ़ा होगा ना। ये आपके पास पॉइजनलीज फॉर्मूला से उसका भी एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। बेटा कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली पॉइजनलीज फॉर्मूला लगाया है बच्चों, ठीक है। पॉइजनलीज एक बार फॉर्मूला एक बार रिवाइज करना, वहां से आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा कि पॉइजनलीज फॉर्मूला होता क्या है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में खाली ये गिवन है कि आपने अगर रेडियस को डबल कर दिया और लेंथ को डबल कर दिया तो जो नया रेट ऑफ फ्लो आएगा वो क्या आएगा। तो बस मैंने वही तो करा, अपने एक्सप्रेशन में आर की जगह 2r डाल दिया, लेंथ की जगह 2l डाल दिया और आंसर निकाल लिया। बेटा 2 की रेस टू पावर 4 16 हो जाएगी ना बच्चा। 2 रेस टू पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 16 हो जाएगा ना, राइट साक्षी? 2r रेस टू 4 है डिवाइडेड बाय 2l है ना बच्चा, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया अच्छे से। तो अब थोड़े से लंबे क्वेश्चंस पे आते हैं, ये आपके आइडियली 1 मार्क क्वेश्चंस से अब थोड़ा सा ऐसे 2 मार्क क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। So this is the first one. It is a simple question. It is not a difficult question, but it is a good question. तो ये बोल क्या रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो आपकी एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी होती है, बट प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स और फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो व्हाई डज दिस हैपन? व्हाई डज दिस हैपन? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसे सब मेरे वाले बच्चों के ऐसे फुल मार्क्स आ रहे होते। ऐसा क्यों होता है बेटा? ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप फोर्स ऑन लिक्विड लगा रहे हो ना, अगर आप कुछ भी फोर्स ऑन लिक्विड के बारे में बात कर रहे हो, तो आपका प्रेशर इक्वली लगेगा। प्रेशर आपका हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर ऐसे कुछ वो नहीं करता भेदभाव, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि आपका प्रेशर अब हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो गया, तो वहां पे डायरेक्शन की आपको जरूरत ही नहीं लगी ना, वहां पे आपको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। Since there is no fixed direction for pressure, since there is no fixed direction, वेक्टर का मतलब यही होता है ना कि डायरेक्शन की जरूरत होती है हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो सिंस देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन फॉर प्रेशर, फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी वजह से उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इज दिस ओके गाइस? ये चीज क्लियर है? इज इट ओके? ये क्वेश्चन आया तो लिख दोगे पेपर में, सेम आंसर लिखना है एज इट इज? यस मैम, नो मैम? क्लियर है मैम?
अब बच्चों को वो डायग्राम दिखा देती हूँ, जो बच्चों को वो एसेंट फॉर्मूला में दिक्कत भी हो रही थी। एक बार रिपीट कर दूं, बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है? जो आपका लिक्विड की वजह से लग रहा है प्रेशर, है ना? तो अगर आप लिक्विड पे कुछ भी फोर्स लगा रहे हो तो जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। प्रेशर आपका हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऐसी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसकी कि इसी डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट इज वाई वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन की जरूरत होती है ना बेटा। ठीक है, क्लियर है शुभांगी, रेशम, इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्लियर है मैम? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। क्रिस्टल क्लियर है तो ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका थोड़ा सा वो एसेंट वाला डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या भला है, ये बता दो। तो बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा ना, कि अगर पानी के केस में हम देखते हैं, पानी के केस में ये जो कैपिलरी वाली चीज है इसमें किस तरीके से राइज कर रहा है वो देखते हो। मर्क्यूरी के केस में देखते हो तो वो दोनों अलग अलग तरीके से बनती हैं। कुछ याद है ये वाली चीज? एक सेकेंड, अभी बैक स्लाइड दिख रही है बेटा त्रिशा, इज इट ओके? ठीक है, तो ये भी आपका जो एंगल वाला है वो भी आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तभी मैं बोल रही हूँ कि ये वाले जो रिवीजन मैं करवा रही हूँ उसमें आपके थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स भी करवा रही हूँ, और जो एक्चुअल में आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो तो हम कर ही रहे हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे बच्चों को याद होगा कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा हुआ है। ये अगर वाटर है और ये अगर हम मर्क्यूरी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका इस तरीके से कुछ बनता है ना। ये आपका इस तरीके से कुछ पानी का लेयर बनती है ऊपर वाली, राइट? ये आपकी पानी के केस में बनती है। मर्क्यूरी के केस में ये आपकी ऑप्ट्यूज फॉर्म में बनती है कुछ इस तरीके से। ऐसा कुछ बनाया है। स्टक हो गया मेरा, पानी और मर्क्यूरी दिख नहीं है। एक सेकेंड, अभी विजिबल है बेटा वाटर और मर्क्यूरी का केस? ठीक है, सो यू गाइस कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, हाँ, जीजो वाला जो केस है इसमें एडिशन ज्यादा होती है, पानी के केस में एडिशन ज्यादा होती है। यहाँ पर आपकी जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा होती है मर्क्यूरी के केस में, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें ये वाला एंगल ड्रॉ करें, सो दिस एंगल इज बिटवीन जो भी आपका लिक्विड है और जो भी आपका सॉलिड बन रहा है ना। अगर हम एंगल क्लोज इनक्लोज बना रहे हैं, जो टेंजेंट है उस सरफेस के, ये वाला जो पॉइंट है उस पर जो टेंजेंट एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो होता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इन दिस केस दिस विल बी माई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। इन दिस केस दिस विल बी माई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये वाला मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, सॉरी नॉट दिस। इन दिस केस मेरा ब्लैक से मैंने ड्रॉ कर दिया। इन दिस केस दिस विल बी माय एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस तरीके का कुछ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? एडिशन कोहेशन क्या होता है बेटा, बताओ? कोहेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स अपने आप के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, एडिशन मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वाटर के केस में आप लोगों ने पढ़ा है कि एडिशन इज मोर देन कोहेजन। मर्क्यूरी के केस में कोहेजन इज मोर देन एडहेशन। तो यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पर आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ये पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन होती है इट इज द एंगल एंगल बिटवीन liquid and solid, obviously liquid and solid, and is defined as, इसकी definition देख लो, and is defined as angle enclosed between the tangent, है ना। ये जो हमने ये व्हाइट लाइन ड्रॉ करी है दोनों केसेस में, ये टेंजेंट है ना, between the tangent to the liquid surface। थैंक यू बेटा, ऐसे तारीफ हो रही है मेरी, मैं खुश हो जाती हूँ। between the tangent to the liquid surface and the solid surface which is in contact with the liquid। ये लंबी सी डेरिवेशन बोल, लंबी सी डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? तो ये जो आपका एंगल है ये 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका एंगल है ये 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर हैविंग।
हाँ, मर्क्यूरी में बेटा ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, मर्क्यूरी में आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। अगर आपकी स्क्रीन स्टक है तो एक बार रिफ्रेश करो, क्योंकि आपकी काफी टाइम से फिर स्टक है। मैं पूरा डेफिनेशन लिख चुकी हूँ। ठीक है, ये क्लियर है सब बच्चों को? इज दिस ओके गाइस? अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये बताओ। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है एक बार ये भी बताओ। व्हाट ऑल डज इट डिपेंड ऑन? बेटा ये जब आपका प्लेन मेनिस्कस आता है तब आपकी आई थिंक कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। अब एग्जांपल तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस चीज का, किसी और बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो बताओ। हाँ बेटा, मैं ग्रुप बेटा वाटर में आपका एक्यूट एंगल बनता है, यहाँ पर आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनता है मर्क्यूरी के केस में। ऑल राइट, और ये आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, नेचर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट पे आपका ये डिपेंड करता है। और किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? एक और चीज पे डिपेंड करता है, ये जो आपका मीडियम है जो इस फ्री सरफेस के ऊपर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम अबव फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो भी आपका लिक्विड है उसकी फ्री सरफेस के ऊपर भी तो कोई मीडियम होगा ना, तो इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है आपका। ठीक है, हाँ भी 15 मिनट बचे हैं क्लास के खाली। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? फिर एक बार लास्ट स्लाइड भी दिखा दूंगी। हाँ, वाटर का अगर आप कैपिलरी में देख रहे हो तो बेटा आपका वाटर का एक्यूट एंगल बनता है। हाँ, एक्यूट एंगल बन रहा है ना बेटा थीटा, ये वाटर का ही तो बनाया है दूसरी ट्यूब के अंदर। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर आप इम्प्योरिटीज इसमें ऐड करते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कम हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। ये भी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, एक बार ये वाली स्लाइड भी देख लो। इसमें ये तो सिंपल स्लाइड थी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बच्चा। इसके बाद वाला वो क्वेश्चन आ जाएगा जो विशाल चाहता था कि हो जाए। वही मैं बोल रही हूँ कि बट ये ऐसा केस होगा किस केस में, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब कोहेसिव और एडहेसिव इक्वल जब होती है तब आपका प्लेन मेनिस्कस बनता है। ठीक है, अब ये वाली स्लाइड देख लो। अब इसके अगला वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम उसको डिराइव करेंगे, स्टोक्स लॉ को। स्टोक्स लॉ को डिराइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। वो आपका ऐसे आज की क्लास का फिर लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके जो डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग आप थोड़े से वो पूछ लेना बच्चों। ऑल राइट, इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। शुड वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस यस मैम, वेरी गुड। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये विशाल है अभी क्लास में या फिर जा चुके हैं? विशाल चाहते थे कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, उन्होंने सबसे पहली रिक्वेस्ट यही करी थी कि मैम ये वाला करवा देना, तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। ऑल राइट, ठीक है। सो यूजिंग डायमेंशनल मेथड यू हैव टू ऑब्टेन स्टोक्स लॉ एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स। तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे डिराइव। बेटा न्यूटन्स लॉ अगली क्लास में करते हैं एक बार डिस्कस। तो डायमेंशनल मेथड का आपको यूज करना है, स्टोक्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो आप लोगों को निकालना है। ठीक है, पॉइजनलीज इक्वेशन एक बार मुझे ये बताओ, उसकी डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में है? बिकॉज डेरिवेशन आई एम नॉट सो श्योर इज देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, सो यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस। तो बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले आपका जो स्टोक्स लॉ के अंदर आप फोर्स को देख सकते हो, विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, नहीं है जितना मुझे पता है, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, अच्छा इक्वेशन भी नहीं है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर आपकी विस्कस फोर्स डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इतना आप लोगों को पता होता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी आपकी जो विस्कस फोर्स होती है। और लास्ट चीज किस पे डिपेंड करती है? आपकी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम जब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं हम कुछ ऐसा ही लिखते हैं कि दैट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू ए, आर रेज टू बी, वी रेज टू सी। इसी तरीके से लिखते हैं ना, ए बी सी करके लिखते हैं ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ईटा रेज टू ए, आर रेज टू बी, वी रेज टू सी। अब यहाँ पर आप ये ईटा, आर और वी की वैल्यूज डाल सकते हो जो इसकी डायमेंशन होती है।
है ना। यहाँ पर जो डायमेंशन है उसको डाल सकते हो, डाल सकते हैं नहीं डाल सकते? तो ईटा की डायमेंशन क्या होती है, अभी निकाली थी हमने। ईटा की डायमेंशन मैम होती है ml⁻⁻1 t⁻⁻1, है ना। आर की डायमेंशन क्या होती है, आर तो लेंथ है, एल हो जाएगी। और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, L t⁻1। और फोर्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ml t⁻²। तो यहाँ पर ये सारी डायमेंशंस डाल दूं, यहाँ पे ये सारी की सारी डायमेंशंस डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी और सी का, है ना। ये सारी डायमेंशंस डाल दोगे तो ए बी और सी का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ml t⁻² मस्ट बी इक्वल टू जो भी आपका कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय ml⁻1 t⁻1 a l⁻b l t⁻1 ठीक है, स्टक नहीं है बेटा, विजिबल है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं, ml t⁻² मस्ट बी इक्वल टू k। अब मैं सारे के सारे कोफिशिएंट को कॉमन ले लेती हूँ। m के ऊपर a लगा हुआ है, बस m के ऊपर तो खाली a ही लगा हुआ है। l के ऊपर क्या लगा हुआ है, -a b और c, -a प्लस b प्लस c। और t को लिख सकते हैं क्या, t को लिख सकते हैं -a माइनस c के बराबर। यहां तक सब मेरे साथ हो, बस इसको एक्सपैंड कर दिया, यहां तक सब मेरे साथ हो। बेटा ईटा अभी हमने डिराइव किया था जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। वेलोसिटी तो पता ही है, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ईटा हमने देखा था फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, तो वेलोसिटी की भी डायमेंशन आ गई थी। तो यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। आप इक्वेशंस 3 बना लो। ए इज इक्वल टू 1 तो डायरेक्टली आ ही गया, ए इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया। -a माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू -2, यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। एक आपके पास क्या है, -a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए बी और सी की वैल्यू निकालोगे, तीनों की वैल्यू आपके पास 1 आनी चाहिए। ठीक है, ए बी और सी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो तीनों की वैल्यू आपके पास 1 आएंगी। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। और जब ये कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई तो इसकी वैल्यू आ गई 6 पाई के बराबर। ठीक है, तो यहां से अब जब आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हो फाइनल, तो फोर्स आपकी आ जाती है 6 पाई, नहीं एक सेकेंड, हाँ 6 पाई ईटा आर वी। इज दिस ओके गाइस? कौन सा फॉर्मूला बच्चा, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने इसमें। हमें पता है कि जो विस्कस फोर्स होती है वो आपकी रेडियस पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। ये बेटा डायमेंशनल एनालिसिस में देखा था ना, कि अगर आपको पता है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां से आप बता सकते हो कि वो उनकी पावर्स क्या क्या होंगी। डायमेंशनल एनालिसिस याद है, पूजा मुस्कान शुभांगी बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस में जब टाइम पीरियड निकालते थे तो ऐसे ही तो करा था ना, कि लेंथ के ऊपर ए लिख दिया, जी के ऊपर लिख दिया कि अगर वो लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है तो ए और बी करके उसका ए और बी की वैल्यू निकाल ली। तो वही तो मैंने करा है, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू ए आर रेज टू बी वी रेज टू सी। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोर्स की वैल्यू इसके बराबर लिख दी। अब मैंने खाली इन सब की डायमेंशंस प्लग इन कर दी। ईटा की डायमेंशन पता है, रेडियस की पता है, वेलोसिटी की पता है, फोर्स की पता है, ये सारी डायमेंशंस मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, यही वाली सारी चीजें तो आपने वो जब वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, किस में बात कर रहे थे, ये वेव्स के अंदर जब हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल में, तब भी हमने ये डायमेंशनल एनालिसिस यूज ही किया था, जब वेलोसिटी बल्क मॉडुलस वाली निकाली थी हम लोगों ने। यूनिट्स एंड डायमेंशंस की तरीका है ये। अगर आपको पता है कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी किस चीज पे डिपेंड करती है तो वहां से आप किसी का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी जब मैं एक्सप्रेशन पुट इन करूंगी, ये ए बी और सी यहाँ पे लगा के इसको एक्सपैंड करूंगी तो इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी ना। अब इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए ना, ए शुड बी इक्वल टू 1, एल की डायमेंशन 1 है तो -a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1, टी की डायमेंशन -2 है तो -a माइनस सी शुड बी इक्वल टू -a माइनस सी शुड बी इक्वल टू -2। यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज निकल जाएंगी ना बेटा। क्लियर है मुस्कान पूजा? अभी समझ में आया बेटा? मुस्कान को समझ नहीं आता, पूजा को नहीं आता, शुभांगी को नहीं आया था। क्लियर है बच्चों? क्या समझ नहीं आ रहा पूजा बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा बच्चा? टिपिकल क्वेश्चन है। अच्छा, ये समझ में आया कि फोर्स आपकी इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगी।
एक एक करके समझो। यहां तक समझ में आया कि फोर्स आपकी इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, रेडियस पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, वेलोसिटी पे। रेडियस आपका आर होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, वेलोसिटी आपकी वी होती है। तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब है, इन तीनों, यार इसमें ए लिख दिया, इसको आप आर भी लिख सकते हो, उन्होंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया रेडियस को। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे डिपेंडेंस पता है तो मुझे खाली निकालना है कि क्या डिग्री है यहाँ पर, है ना, ये ईटा की क्या डिग्री है, आर की क्या डिग्री है, वी की क्या डिग्री है, रूट है, 1/3 है, या फिर डायरेक्ट पे डिपेंडेंस है, स्क्वायर है, क्या है, डिपेंडिंग तो है, वो किस तरीके से डिपेंड कर रही है वो निकालना है। तो मैंने बोला फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू ए आर रेज टू बी वी रेज टू सी, डायमेंशनल एनालिसिस में किया था ना। तो यहाँ पर अब बस मैंने इन तीनों के सबके डायमेंशन पुट करके ए बी और सी की वैल्यू ही तो निकाली है। अरे खत्म हो गया यार, लिख तो दिया एंड का फॉर्मूला। तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा लंबा हो जाए क्या आंसर, एक तो मैं छोटा करके एक स्क्रीन पर तुम्हें करके दिखा रही हूँ, अब तुम चाहते हो कि इसको और लंबा कर दें। हाँ, उसको हटाकर बस मैंने यहाँ पर ऐसे ये सब डाल दिया ना, क्या कहते हैं उसको, ये सारी की सारी डायमेंशन लिखी, ए बी और सी का आंसर निकाल लिया, हो गया काम। हुआ नहीं हुआ, देखो ये वाला चैप्टर ना सही है। अच्छा, आई एम लुकिंग क्यूट, थैंक यू। इजी तो है, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। शुभांगी समझ में आ गया? मेरे को लगता है कि पता है क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी समझ ही नहीं आता, चाहे सिंपल सी चीज हो, उसके बाद एकदम से अच्छा हाँ ये तो सिंपल ही था, ऐसा हो जाता है। ठीक है, टर्म 2 में सॉलिड्स, बेटा सॉलिड्स, फ्लूइड्स, सॉलिड्स स्कोरिंग है, केटीजी बहुत स्कोरिंग है, थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ऑसिलेशन वेव स्कोरिंग है। मेरे को लगता है फ्लूइड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आता है, बाकी सारे चैप्टर स्कोरिंग है भाई इसमें। और इसमें भी सारी डेरिवेशन वगैरह कर लो, काम हो जाएगा। इसमें भी सारी डेरिवेशन वगैरह कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनके भी मैं वही ट्राई करूंगी कि आप लोगों को एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो वाले प्रोवाइड कर दूं। ऑल राइट, तो ये अभी का लास्ट क्वेश्चन हो गया। और अब बता दो कि डाउट्स क्या क्या हैं। ऑसिलेशंस कल रिवाइज करेंगे ना बेटा? ठीक है, सभी स्कोरिंग है, ऑसिलेशंस कल रिवाइज करेंगे। अब जो अगला चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे 8:30 बजे। 8:30 बजे कौन सा करना है हमें? थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो 8:30 पे हम थर्मल प्रॉपर्टीज करेंगे।